ओके, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज नोन एज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जो लास्ट जो टॉपिक है उसमें आपने देखा कि टेलर विंस्लो टेलर जो है उन्होंने सर्टेन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच दिए हुए। अब ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो है टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक ये तो नहीं पूछा गया है, एक दो मरतबा पूछा गया है, बट देन टू इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एग्जाम में आपको ये भी पढ़ना ही है। देखिए सर्टेन टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट को अचीव करने की, कोई ना कोई तरीका है। ठीक है, जब आप बात करते हैं साइंस को प्रूव करने की, तो वो किस तरीके से आप प्रूव करेंगे। साइंस देखिए बोलता है कि हर एक चीज़ का प्रूफ मांगता है। ठीक है, अगर वाटर इतना प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है। ठीक है, मुर्गी आया या अंडा आया वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ये किस तरीके से सॉल्व किया है। लेकिन आप अगर कोई साइंस के स्टूडेंट को जाके बोलेंगे तो वो साइंटिफिक अप्रोच बताएगा आपको। ठीक है, वो प्रोडक्ट फिर वो रिप्रोडक्शन का स्टेज बताएगा, प्रोडक्शन का स्टेज बताएगा, हर वो स्टेज के बारे में बात करेगा। लेकिन आप एक जनरल पर्सन से बात करेंगे तो वो कुछ और उसका एग्जाम्पल बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो है वो बोला गया है कि आपको सर्टेन प्रिंसिपल्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। सर्टेन प्रिंसिपल्स के साथ मीन्स मतलब ये है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे तो आप ये साइंटिफिक अप्रोच को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं। वो क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। टेक्निक्स है, टेक्निक्स में आपको बताऊंगा। पहली टेक्निक जो है वो है टाइम स्टडी। ठीक है, पहली टेक्निक जो है वो है टाइम स्टडी की। अब ये टेक्निक कैसे होती है वो देखेंगे हम लोग एक बारी करके। द टेक्निक इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब। द टाइम स्टडी इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ एन एवरेज वर्कर, neither too efficient nor too inefficient. Time study is undertaken as under. The total work is divided and studied in detail. Time required to perform their job is calculated. This becomes the standard time taken to complete the job. The manager can decide the remuneration to be paid to the worker on the basis of the standard time. A worker completing this job within the standard time can be given more pay as an incentive, and a worker completing the job after the standard time can be given less pay as a penalty. तो देखिए टाइम स्टडी के बारे में एक बात दिया हुआ है। अभी टाइम स्टडी बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल आप कोरिलेट कर पाएंगे। इंडिया में हमारे कैसा होता है ना, कोई भी एम्प्लॉय अगर हायर किया गया तो उसको बोला जाता है आपको 10 घंटा काम करना, आपको इतना मंथ ऑन मंथ सैलरी मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉय को अगर हायर किया जा रहा है एक बैंक में बोला जा रहा है आपकी 10 घंटे की ड्यूटी होगी, आपको सुबह में 9 बजे आना है, शाम में 6 बजे बैंक बंद होगा, आपको बैंक से छोड़ के आपको चले जाना है, हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा, संडे आपकी छुट्टी होगी। इस तरीके से डिफाइन कर दिया जाता है और 20,000 आपकी पेमेंट होगी। तो ये तरीका है आपको पूरे मंथ ऑन मंथ बांट देना। लेकिन आप जब बाहर जाएंगे, इंडिया से बाहर यूरोप में जब आप जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, ठीक है, आप कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे या प्रोबेबली गल्फ में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको आर्ली बेसिस पे पेमेंट होता है। आर्ली बेसिस पे पेमेंट का मतलब ये है आपने इतने घंटे काम किया, आपको इतना पेमेंट दे दिया, तो उन्होंने आपका आर्ली बेसिस डिवाइड किया हुआ। तो मान लीजिए अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हो तो अमेरिका में आपको बोल दिया जाएगा कि 1 घंटे का आपको $15 मिलेगा। ठीक है, अब $15 आप बोलेंगे अरे $15 ही मिलेगा, लेकिन आप जब वो $15 को कैलकुलेट करेंगे तो $1 इक्विवेलेंट टू समवॉट 80 रुपीज। तो आपको $15 को जब आप कैलकुलेट करने आएंगे तो इट विल कम समवॉट रिलेटेड टू 1200 रुपीज। अभी कोई आपको बोलेगा 1 आवर का आपको 1200 रुपीज दिया जा रहा है, तो अमेरिका में आपको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आप बोलेंगे मैं 10 घंटा काम करूँगा तो बोलेंगे आपको 12,000 मिलेगा इंडियन रुपीज। तो आप बोलेंगे अरे वाह मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, मुझे एक महीने का 12-15 हज़ार मिल रहा है, लेकिन मैं अमेरिका में काम कर रहा हूँ तो मुझे 10 घंटे का में ही 12,000 मिल जाए, 10 आवर्स में 12,000 में कमा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि आपको समझना ज़रूरी है वहाँ पर टाइम स्टडी फॉलो की जाती है। टाइम स्टडी का मतलब यही होता है कि यहाँ पर आपने कितने आवर्स अच्छे से काम किया। ठीक है, देखिए इंडिया में इफेक्टिव वर्कर्स आपको इसलिए नहीं मिल पाते हैं, सॉरी टू से दैट, क्योंकि
यहाँ पर लोग बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं 10 घंटा काम करूँ, 12 घंटा काम करूँ, 14 घंटा काम करूँ, मेरे को महीने के एंड में जो पगार आने वाली है वो मेरी 20-25 हज़ार जो भी पगार रहेगी वो मेरी एक बांधी हुई है। लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इफेक्टिवली आर्ली बेसिस पे पेमेंट किया जा रहा है, दैट इज मुझे 1 आवर का 1200 रुपीज पे किया जाएगा या 1 आवर का 1000 रुपीज पे किया जाएगा, तो मैं आर्ली बेसिस पे काम करूंगा और मेहनत से काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे एक एक मिनट को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई किए जाने का मतलब ये है मेरा जो मैनेजर है या मेरी जो मैनेजमेंट है वो मुझे आर्ली बेसिस पे आइडेंटिफाई करके पेमेंट दे रही है। तो यहाँ पर एक वर्कर बहुत ही मेहनत से काम करेगा। और यहाँ पर इसलिए आप देखेंगे अब्रॉड में लोग जब काम करते हैं, जब आर्ली बेसिस पे काम करते हैं, तो वो कितना इफेक्टिवली काम किए ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मायने रखा जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली कंट्री लाइक अमेरिका, कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, कंट्री लाइक न्यूजीलैंड, वो लोग ने क्यों इतनी तरक्की की हुई है, क्यों वो इतनी डेवलप कंट्री है, वो लोग काम को फॉरवर्ड नहीं करते हैं। आप हमारे इंडिया में देख लीजिए, एक काम आप एक फाइल पास करवाने चले जाइए, वो फाइल 15 दिन तक की घूमती फिरती रहेगी, लेकिन वो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ आप कोई इंटरनेशनल कंट्री में चले जाइए और करिए, आपका काम हाथों हाथ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम की इंपॉर्टेंस है, इसलिए टाइम स्टडी को फॉरवर्ड किया गया, पहली टेक्निक एज ए साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, सेकेंड वॉज मोशन स्टडी। ओके, मोशन स्टडी किस तरीके से फॉरवर्ड किया गया वो सेकंड पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट टॉक अबाउट मोशन स्टडी। अब देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में ना मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन क्या है एग्जैक्टली? मोशन स्टडी इज द क्लोज स्टडी ऑफ बॉडी एंड लिम्ब मूवमेंट, दैट इज हैंड, लेग्स एंड बॉडी पार्ट। The manager should study the movements required by a person to complete a particular task. The technique can help the manager to eliminate unnecessarily movements for doing the job. Also, the manager can combine some action in the process. Motion study increases efficiency and productivity of the employee. Motion study का मतलब ये बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हाव भाव कैसे होंगे। हाव भाव का मतलब ये उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके हाथ का मूवमेंट कैसा है, उसका बॉडी मूवमेंट कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कई मरतबा देखिए आपके अगर आपके लिए बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्या कई मरतबा बोल दिया जाए कि आज 2 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ाया जाएगा, तो आपका अप्रोच होगा अरे बाप रे 4 घंटा पढ़ाया जाएगा, ओ इतना देर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इतना देर कैसे बैठ पाएंगे, इतना देर कैसे हम लोग बगैर खाने पीने के हम लोग कैसे बैठ पाएंगे। तो इंसान कैसा है, एज ए स्टूडेंट आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर 2 घंटे की क्लास है और अगर बोल दिया जाता है आज आपको 1 घंटा जल्दी छोड़ा जाएगा, तो आपका रिएक्शन ही कुछ अलग होगा। इसको बोला जाता है मोशन स्टडी। ठीक है, तो वैसे ही मोशन स्टडी में एक अच्छा मैनेजर वो होगा जो सामने वाले एम्प्लॉय के एक्सप्रेशन से, सामने वाले एम्प्लॉय के हाव भाव से या उसके जेस्चर से समझ जाएगा कि बंदा इंटरेस्टेड है काम करने में या नहीं इंटरेस्टेड है काम करने में। ठीक है, कई मरतबा आप अपने बोलते हैं ना रिएक्शन से बता देते हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं या आप कितने नहीं इंटरेस्टेड हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मोशन स्टडी में भी करनी है। एक अच्छा मैनेजर वो है जो अपने एम्प्लॉय के हाव भाव को, अपने एम्प्लॉय के रिएक्शन को, अपने एम्प्लॉय की स्टडी को, मोशन स्टडी को समझ ले और अपने एम्प्लॉय से काम करने के तरीके को कैरी फॉरवर्ड करे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर मोशन स्टडी में काम हो रहा है। द नेक्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, जो कि थर्ड पॉइंट है। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होगा, व्हाइल डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब द वर्कर परफॉर्म्स वेरियस स्मॉल टास्क। According to this technique, the worker will get guidance and will be supervised by different supervisor for each such small task. These different supervisors are expert in that particular task. This technique is opposite to the Fayol's principle of unity of command. This method is mainly useful for production department. Thus, this technique is refers to the guidance given to the worker by a specialist foremanship. Okay, functional foremanship का मतलब ये है कि जो पर्सन जो पर्सन जिस डिपार्टमेंट की टेक्निक यूज करना चाहे यूज कर सकता है। ओके, इसका मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं ये वाला कि एग्जांपल में जैसे मान लीजिए
मान लीजिए एक कंपनी है, ओके, वो लैपटॉप बनाती है, ठीक है, आप जानते होंगे लैपटॉप्स, ठीक है, जो आप कैरी कर सकते हैं, जो कंप्यूटर्स की जगह पे रिप्लेस हो गए हैं। कंप्यूटर्स आपके होम स्टेशन होते हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, आप उसको लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन लैपटॉप्स वो होते हैं जो आप ट्रैवल करते करते भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी है वो लैपटॉप बना रही है, ठीक है, अब वो लैपटॉप बनाने के साथ साथ, ओके, उस कंपनी को अपने लैपटॉप के साथ साथ और दूसरे फंक्शंस भी ऐड करने, और दूसरे फंक्शंस ऐड करने का मतलब ये है इस लैपटॉप में उनको कैमरा भी अटैच करना है, ठीक है। अब आप बात करेंगे कैमरा की, तो बोलेंगे कैमरा अगर उनको अटैच करना है तो वो कैमरा बना लें, लैपटॉप क्यों बना रहे हैं। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हमें लैपटॉप के साथ साथ कल को अगर कोई पर्सन को, ओके, वीडियो कॉल करना है या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है ऑनलाइन के जरिए, तो उसके पास ये कैमरा की सर्विसेज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लैपटॉप पे बैठा है और फ़ोन लेके बैठा है क्योंकि फ़ोन में कैमरा है, नो, उसका हैंड्स जो है वो फ्री रहने चाहिए ताकि वो लैपटॉप में कैमरा की सर्विसेज रहे। तो यही फंक्शनल फोरमैनशिप भी होता है। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब ये है कि अगर कहीं ज़रूरत है, ओके, अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है कोई एक्सपर्टाइज नॉलेज की, कोई एक्सपर्टाइज चीज़ की, तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे एक्सपर्टाइज पर्सन को लाया जाए और पूरी तरीके से उनको, बोलते हैं ना, गाइडेंस दिया जाए। तो वैसे ही अगर लैपटॉप में कहीं कैमरा की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से उठा के कैमरा लेके आ गए या मोबाइल फ़ोन का कैमरा लगा दिए, नहीं, आप ऐसी लैपटॉप में सुविधाएं लाइए कि उस लैपटॉप में आप ये कैमरा की फंक्शन भी दे सकें। तो जैसे एक लैपटॉप में कैमरा की आपने फंक्शन दी है, वैसे ही कोई भी काम करने के लिए अगर आपको कहीं पे एक्सपर्टाइज नॉलेज की ज़रूरत है, कहीं पे कोई लग रहा है कि हाँ यहाँ पर हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन या एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, तो उस एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट एडवाइस को लाया जाए और उनसे वो ओपिनियन या वो एडवाइस दी जाए ताकि वो टास्क पूरा हो पाए, ठीक है। कई मरतबा आप देखेंगे घर में, एक एग्जाम्पल जो आपको रिलेट कर पाएंगे, घर में आपके फॉर एन एग्जाम्पल पेंटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। अब पेंट तो आप भी कर सकते हैं, लाके कलर मिलाया कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो पेंट करें उसका जो सीक्वेंस है वो सही हो, या कलर जो आप जो मिलाएंगे कलर बनाने में उसका जो टेक्सचर है वो सही है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई जिसका काम है उसी को बुलाओ, पेंटर का काम है पेंटर को बुलाओ, पेंटर से एक्सपर्ट एडवाइस लो, पेंटर बराबर बताए। तो जब एक नॉलेजेबल पर्सन आके काम करेगा तो उसके काम करने के तरीके में और आपके काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि एक पेंटर का काम ही है पेंटिंग करना, ठीक है। आपने आज सोचा पेंटिंग करना, लेकिन वो सालों साल से पेंटिंग करते हुए आ रहा है, इसलिए वो एक्सपर्ट पर्सन है। तो जहाँ पर एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन को उस एक्सपर्ट पर्सन को लाके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन, ओके, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे वर्क करता है। स्टैंडर्डाइजेशन इन द प्रोडक्शन इम्प्लाइज, which is the fourth point of the topic, providing standard tools and equipment for the production. That is, the management should provide good quality of tools and equipment for production. These tools should be uniform or standard so that worker can work easily. This will help the worker perform the job easily and efficiently. देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ना बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट में या ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। आपने कभी देखा होगा आपके घर के प्रोडक्ट्स पे, ओके, या फिर घर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको स्टैंडर्डाइज करें। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करेंगी, किस तरीके से वो आपको समझना ज़रूरी है, ओके। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी अगर अपने किचन में जाएं या अपने कोई भी प्रोडक्ट्स पे देखें तो उस पर ऐसा ISI मार्क लिखा रहता है, ठीक है। या फिर आप कोई कंपनी प्रोडक्ट यूज़ करें, जैसे हैमर हो गया, हथौड़ी हो गया, ठीक है, या कोई एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे टेप हो गया, इलेक्ट्रिक टेप हो गया, ठीक है, वायर टेप हो गया, तो ये सब टेप्स पे देखिए ऐसा सब ISI मार्क लिखा रहता है। या बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर ऐसा लिखा रहता है एग मार्क,
ठीक है। आप अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखेंगे एगमार्क लिखा रहता है, जिसको बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो कि खेती वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीड्स, ठीक है, जो कि सीड्स वगैरह जो डाले जाते हैं, बोए जाते हैं, तो उस पे ऐसे सब मार्क दिए रहते हैं। ISI मार्क दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मार्क, एग मार्क दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्क। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट मार्क होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आप अगर देखेंगे अपने किचन में जाके, अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि बहुत सारे कुकर्स पे, प्रेशर कुकर पे ISI मार्क लिखा रहता है। ISI मार्क का मतलब ये होता है कि हमने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है, ये प्रोडक्ट आपकी जान के लिए खतरा नहीं है, ठीक है। बहुत से मरतबा आप अपने सिलेंडर्स वगैरह पे भी चेक करिएगा, जो कि LPG के या भारत पेट्रोलियम के जो सिलेंडर्स जो आते हैं, या फिर HP का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो सिलेंडर्स वगैरह आता है, उस पे भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मार्क जरूर होगा। ये इंडस्ट्रियल मार्क क्या प्रूफ करता है, ये इंडस्ट्रियल मार्क प्रूफ करता है कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस आपके जान को खतरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट या ऐसे स्टैंडर्डाइज सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जॉब आसान तरीके से होगा, जॉब इफेक्टिवली होगा और एफिशिएंटली होगा। इसके बाद में मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग कंडीशन एट द वर्क प्लेस। ये पॉइंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय को गोडाउन में लेके आके छोड़ दिया और बोला आप काम करके दो और हमें एक गाड़ी बना के दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, फैंस होनी चाहिए, अगर AC प्रोवाइड कर सकते हैं तो देना चाहिए, वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम होने चाहिए। तो ये क्या होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होंगे, ISI स्टैंडर्डाइज्ड मार्क प्रोडक्ट होंगे, तो ये सारी चीजों से एक एम्प्लॉय आपको बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर सर्विसेज दे पाएगा। अगर आप उसको बोलेंगे कुछ भी नहीं दूंगा और तू काम करके दे दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय बोलेगा कि मुझे मेरे इक्विपमेंट्स दो, मुझे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट दो, तभी मैं आपको एक बेहतर प्रोडक्ट दे पाऊंगा, तभी मैं आपको एक बेहतर कार बना के दे पाऊंगा, या एक अच्छा मोबाइल फोन बना के दे पाऊंगा, या एक लैपटॉप दे पाऊंगा। आप जैसा मुझे प्रोडक्ट देंगे वैसे ही मैं आपको आउटपुट दूंगा, ठीक है। जैसा आप मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही होगा स्टैंडर्डाइजेशन का, जहां पर स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आज कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने स्टैंडर्डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्ट करने का मतलब ये है बहुत पैसा लगाती है, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरीके से काम करेंगे तो ही हायर लेवल या अपर लेवल पे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सरवाइव कर पाएगा। अगर कमज़ोर क्वालिटी का या खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको सर्विस भी वैसी मिलेगी और आपकी कंपनी भी ज़्यादा टाइम तक के सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑल्सो मीनिंग अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन दैट इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत सी कंपनीज बोलती है कि अगर आपको आपका प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आपने पढ़ा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक मार्केटिंग का तरीका है, हाँ, जो बोलता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, ठीक है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो मोबाइल फोन बेच रही हो, वो कपड़े बेच रही हो, वो वॉचेस बेच रही हो, वो फ्लैट्स बेच रही हो, कार बेच रही हो, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रही है, उनका ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करता है, दैट इज कॉस्ट और प्रॉफिट आपका सेल्स बनाते हैं, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट के पीछे कॉस्ट क्या लगाई, आपकी प्रॉफिट क्या रही, वो आपकी फाइनल सेल होगी। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है 15 रुपए और उस पर वो प्रॉफिट 5 रुपए रख रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 20 रुपया, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्टिंग जो एक 15 रुपए में बनी, उसकी प्रॉफिट उसने रखी, बोली मैं 15 रुपए के ऊपर 5 रुपए कमाना चाहूंगी, ये कंपनी बोलती है, तो मेरी फाइनल प्राइस होगी 20 रुपीज। कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट से कम में नहीं बेचेगी। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि अगर आपको आपका प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, अब मान लीजिए मुझे मेरा प्रॉफिट अगर 8 रुपए करना है, ठीक है, मुझे मेरा प्रॉफिट 8 रुपए करना है,
लेकिन मेरी सेलिंग प्राइस 20 रुपए ही रहनी चाहिए, तो मैं मेरा कॉस्ट कम कर दूंगा, समझे? मुझे मेरा फाइनल प्राइस अगर 20 पे ही आना है, तो मैं मेरा प्रॉफिट अगर मेरे को 8 रुपए करना है, तो मुझे मेरी कॉस्टिंग 15 से 12 रुपए करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर कॉस्टिंग कम करने के साथ साथ मुझे ये भी ध्यान देना है कि मेरी स्टैंडर्डाइजेशन, ओके, मेरी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड पे, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, ओके, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड पे, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, तो मेरा कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स कोई मायने नहीं रखता, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है, दैट इज प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? डिफरेंट पीस ऑफ रेट ऑफ प्लान, ओके, डिफरेंट पीस ऑफ रेट ऑफ प्लान यहाँ पर समझना जरूरी है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, पेमेंट मेड टू अ वर्कर शुड बी लिंक्ड टू हिज परफॉर्मेंस। Efficient worker should be paid more as compared to the inefficient worker. In this method, a standardized production use is fixed for production. Worker who produces more should be paid more. Worker who produces less should be paid as a penalty, motivates and underperforms. ठीक है? तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट जो बात कर रहा है वो आपके पेमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो आपके रेम्यूनरेशन के बारे में बात कर रहा है, दैट इज डिफरेंट पीस रेट प्लान। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था टाइम स्टडी के बारे में कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है और अभी इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज ये काम कर रही है कि जिसने जितना काम किया या जिसने जितना एफर्ट्स दिया या जिसने जितना आउटपुट दिया उसको उसके बेसिस पे पेमेंट करना, ठीक है? तो ये फिफ्थ पॉइंट भी यही बोल रहा है कि जिसका जितना एफर्ट होगा, ओके, अगर आप मैक्सिमम एफर्ट दिए तो आपकी पेमेंट भी मैक्सिमम होगी, अगर आपने मिनिमम एफर्ट दिया तो आपकी पेमेंट भी मिनिमम होगी, ठीक है? ये टेक्निक जो है यूजुअली वर्क नहीं करती है, क्योंकि कई मर्तबा क्या होता है जब आप एक टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताया था सेशन में कि टीम वर्क भी कंपनी मांगती है, ठीक है? तो हर जगह पे आप एक टीम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, कि एक टीम में किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। ये उसी तरीके से कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, अब किसी ने 100 रन बनाए, किसी ने 100 रन स्कोर किए, किसी ने 5 विकेट ले ली, लेकिन पता चला एक इम्पॉर्टेंट कैच था, वही इम्पॉर्टेंट कैच ने वो मैच जिता दिया, ठीक है? तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि कई मर्तबा स्मॉल प्लेयर्स, छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको एज अ टीम काम करना है। ये जो रेट ऑफ पीस मील प्लान है, ठीक है, ये ज़्यादा वर्क नहीं करता, इसलिए आप देखेंगे इंडिया में यहाँ पर जो है सैलरी जो है आर्मी बेसिस पे नहीं मंथली बेसिस पे पे की जाती है, ठीक है? आपका मंथ ऑन मंथ इतना डिफाइन कर दिया गया है, आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी इंडियन मार्केट जो है हमारा इतना रेडी नहीं हुआ है कि हम आर्मी बेसिस पे पेमेंट चालू करें, ठीक है? आर्मी बेसिस पे आप देखेंगे सिर्फ प्रोफेशनल्स लोगों को पे किया जाता है, दैट इज डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है, और आप देखेंगे लॉयर्स, इन लोगों को आप आर्मी बेसिस पे देखेंगे। आप दवाई लेने जाते हैं तो 5-10 मिनट या 15 मिनट जो भी है आपको डॉक्टर चेक करता है और आपको पे करता है, आप उनको पे करते हो, मीन्स मतलब मेडिसिन के अगेंस्ट में, ठीक है? आप अगर क्लास वगैरह जा रहे हैं, कहीं पे ट्यूशन जा रहे हैं, तो आप आर्मी बेसिस पे जाते हैं, आप वो सर्विसेज लेते हैं और आप उसके अगेंस्ट में उनको पे करते हैं। आपको अगर खुदा न खास्ता कोई लॉयर से पाला पड़ा है या कोई लॉयर के पास अगर आप जाएंगे तो आप जितना मिनट या जितना टाइम या जितने आवर्स उसके पास स्पेंड करेंगे वो आपसे सॉलिसिटेशन फीस चार्ज करेगा, ठीक है? तो इसको बोला जाता है प्रोफेशनल पेमेंट। अभी प्रोफेशनली ग्रुप्स को ही पे किया जाता है आर्मी बेसिस पे और किसी और को पेमेंट नहीं दी जाती है। इसके अलावा सबको मंथ ऑन मंथ ही पे किया जाता है, इसलिए ये टेक्निक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स पे यूज की जाती है। ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव नहीं हुई, ठीक है? जैसे हेनरी फायल्स के 14 प्रिंसिपल्स है वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हेनरी फायल्स क्या बोलता है? हेनरी फायल्स बोलता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करो, वेयरएज टेलर की जो प्रिंसिपल्स थियरी है वो टेलर की प्रिंसिपल्स थियरी बात करती है साइंटिफिक अप्रोच के बारे में। कई मर्तबा आपको हर चीज बोलते हैं ना कैलकुलेटिव करके भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा कैलकुलेशन करके भी करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो थोड़ा इनकैलकुलेटिव होके भी आपको काम करना पड़ता है, जो कि
हेनरी फायल्स के प्रिंसिपल्स बताते हैं, ठीक है। द लास्ट इज द अदर टेक्निक विच इज द फाइनल वन। Taylor suggested the use of instructions card, strict rules of discipline, and use of charts, graphs, charts to instruct the workers, etc. This technique would develop better relationship between employers and the employee. तो other technique का मतलब ये है एक proper relationship create करना जरूरी है. That is employer और employees के बीच में टेक्निक create करना जरूरी है. चार्ट्स का इस्तेमाल करें, ग्राफ्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, सही वे में वर्कर को इंस्ट्रक्ट करें. वर्कर को अगर इंस्ट्रक्शंस देंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सही तरीके से टेक्निक फॉलो करवा पाएंगे. सही तरीके से टेक्निक फॉलो होगी तो प्रॉपर रिजल्ट्स आपके आएंगे, ठीक है. टेलर ने बोला कि अगर ये 5 पॉइंट जैसे टाइम स्टडी हो गई, इमोशन स्टडी हो गई, फिर आपके प्रॉपर पेमेंट पे, फिर उसके अलावा अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या हो रही है, इसके अलावा अगर कोई मैनेजर को लगता है कि कोई और तरीका भी है वो आइडेंटिफाई करता है और बता सकता है, तो वहाँ पर मैनेजर को हटना नहीं चाहिए. वहाँ मैनेजर को आगे बढ़ के अपने एम्प्लॉय को समझाना चाहिए, ठीक है. तो ये हो गया साइंटिफिक टेक्निक अप्रोच. आज हम लोगों ने जो सेशन में देखा, ठीक है, विच वॉज द लास्ट पॉइंट. मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इसको जब आप ये सेशन देखें तो आप ये सेशन देखने के बाद या सेशन देखने के साथ साथ आप अपने सामने PDF फाइल या रेफरेंस जो नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो भी देखें, ठीक है. अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, ओके, और उसको रिजॉल्व किए जाएंगे. बेस्ट से बेस्ट रीजंस या एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको समझाने के लिए, तो आप ये पॉइंट्स को समझिए, ठीक है, रीड करिए. अगर आपको फिर भी नहीं समझता है तो वापस से आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है. थैंक यू सो मच.